लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग के बाद पांचवें चरण के चुनाव प्रचार में नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी वाले इंडिया गठबंधन पर सियासी हमला बोल रहे हैं तो इंडिया गठबंधन वाले एनडीए को आरोप लगा रहे हैं। आरोपों की राजनीति में कोई भी किसी से पीछे नहीं है। कोडरमा में पीएम मोदी, अमेठी में जेपी नड्डा, अमेठी में ही प्रियंका गांधी और झांसी में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। कल श्रीनगर में जो मतदान हुआ है, लोकतंत्र के प्रति जिस प्रकार से श्रद्धा व्यक्त की गई है, भारत के संविधान प्रति जो मोहर लगाई गई है, दशकों बाद श्रीनगर में चुनाव का उत्सव था। दशकों बाद श्रीनगर के चुनाव में इतना भारी मतदान हुआ और लोग उमंग और उत्साह से भरे हुए थे और लोग कह रहे थे कि 370 जाने के कारण यह संभव हुआ है। लोग कह रहे थे मोदी के आने के बाद संभव हुआ है। इस एक घटना से ये बात साफ हो जाती है कि मोदी के काम की दिशा सही है और मोदी के प्रयास सही परिणाम लाते हैं। ये श्रीनगर का कल का मतदान पूरे देश के लिए संतोष का, उमंग का, उत्साह का अवसर है। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरे लिए और जो लोग धारा 370 को लेकर मोदी को दिन रात गालियां दे रहे थे, कान खोल के सुन लो। ये धारा 370 की दीवार हटी है, हमारे दिलों को जोड़ दिया है। हमारे सपने, हमारे अरमान एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत के लोकतंत्र के जीवन में इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती है। यह चुनाव सिर्फ स्मृति ईरानी जी को सांसद बनाने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव अमेठी से स्मृति जी को सांसद बना करके उनके माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का संकल्प यात्रा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प है। मित्रों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने किस तरीके से केंद्र सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में गांव में आम आदमी का जीवन में परिवर्तन लाया है, इसके बारे में बहुत तफसील से, बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार से आप सबके सामने उन बातों को रखा गया है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 साल पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की राजनीति में, भारत के राजनीतिक मानचित्र पर दो बातों का बहुत बड़ा अंतर आया है। दो बातों का। पहला, 2014 के पहले भारत का आम आदमी, भारत का साधारण मानवी, भारत का साधारण नागरिक इस बात से सहमत हो चुका था कि राजनीति से कुछ बदलने वाला नहीं है, ये ऐसे ही चलेगा, सभी राजनेता ऐसे ही हैं, भारत में कुछ नहीं बदलेगा,
हम पिछड़े के पिछड़े रहेंगे, हमारा कोई भला नहीं हो सकता, इस मानसिकता से भारत का राजनीतिक मानवी गुजर रहा था। लेकिन आज 10 साल बाद यही भारत का साधारण मनुष्य आज इस विश्वास के साथ चल पड़ा है कि मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विकसित संकल्प का सपना लेकर के आगे बढ़। भाई और बहनों, ये लड़ाई जो है, इलेक्शन जो है, पहली बार ये इस संविधान को बचाने का इलेक्शन है। भाइयों और बहनों, जो भी आपको मिला है, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटी को, गरीब जनरल कास्ट को, वो इस किताब ने आपको दिया है। इसके बिना हिंदुस्तान के गरीब लोग कहीं के नहीं रहेंगे। और जिस दिन ये चला गया, उस दिन आपकी जमीन का हक गया, रिजर्वेशन गया, पब्लिक सेक्टर गया, सारा का सारा चला जाएगा। इंडिया गठबंधन, अखिलेश जी और मैं, खारगे जी, इस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। अंबेडकर जी की संविधान की, महात्मा गांधी की संविधान की, लोहिया जी की संविधान की। और बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी इस किताब को खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, फाड़ के फेंक देना चाहते हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई की कर्म भूमि से कहना चाहता हूं कि इस संविधान को नरेंद्र मोदी छोड़ो, आरएसएस छोड़ो, दुनिया की कोई शक्ति नहीं खत्म कर सकती है। भाइयों और बहनों, इन्होंने 22 अरबपतियों को 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ करके दिया है। आप जानते हो 16 लाख करोड़ कितना होता है? मैं समझाता हूं। 24 बार हमने यूपीए की सरकार के वक्त 70,000 करोड़ रुपए, 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया था। अगर आप 24 बार हिंदुस्तान के सब किसानों का कर्जा माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपतियों को दिया। आज आपकी संसद तो नहीं लिखती, टीवी में लिखती है, और टीवी में वही आलोचना है, वही गालियां, वही बातें मेरे परिवार के बारे में। अमेठी की क्या बात करते हैं? अमेठी के विकास की क्या बात करते हैं? क्या जवाब है उनके पास कि उनके और मोदी जी के राज में आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही। 70 करोड़ नौजवान आज बेरोजगार है। 30 लाख सरकारी बस खाली हुए हैं। क्या जवाब देती है? महंगाई से जूझ रही है, आप दुकान जाती है, आधी चीजें नहीं देती, खाली हाथ पकड़ना जाती है, उसका क्या जवाब है? जो 13 रुपए की चीनी को देने वाली थी, जो चीनी आज आपको मिलती ही नहीं है, उसका क्या जवाब है? उसका जवाब ये नहीं है बहनों कि चुनाव के समय आपके घरों में आए, मजदूरियां करें आपके साथ और आप कहते हैं कि भगवान राम के नाम पर वचन दो कि आप भाजपा को वोट देंगे। ये जवाब नहीं है। ये आपके जज्बातों के साथ खिलवाड़ है। ये गलत तरह की राजनीति है। सही राजनीति आपसे काम के नाम पर वोट मांगेगी। मैं 10-12 साल की सत्यता जी ने पहली बार प्रचार करने भेजा यहाँ। मैंने सत्यता जी से पूछा कि क्या बात करूं जनता से। उन्होंने ये नहीं कहा कि मजदूरियां करा और बोलो कि भगवान के नाम वोट दे दें। उन्होंने कहा बेटी जाओ और जनता को ये बताओ कि हमने क्या क्या किया है, और जनता को बताओ कि हमारी क्या योजना है उनके विकास के लिए।
किस तरह से उनके भविष्य को मजबूत बनाना चाहते हैं और क्या करने जा रहे हैं उनके लिए, ये कहते थे। और आपके सामने आते थे, सर झुका के आते थे, अहंकार नहीं लाते थे अपने साथ, सर झुका के आते थे और आपको समझाते थे कि पिताजी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं और वो आपको आगे बढ़ाने के लिए ये काम करना चाहते हैं। आज बताइए, कोई ऐसा नेता है भाजपा में आपकी सांसद से लेकर प्रधानमंत्री तक जो आपको काम का हिसाब किताब देता है? कोई ऐसा नेता है भाजपा में जो आपको बताता है कि हाँ भी हमने 10 सालों में ये किया है? नहीं है। चुनावी मंच पर बड़े से बड़े नेता, जो देश का सबसे बड़ा पद है उस पर आसीन हमारे प्रधानमंत्री जी आकर आपके सामने ध्यान भटकाने वाली बातें। अमेठी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने एक क्षेत्र अमेठी में राज किया, लेकिन फिर भी विकास की राह में अमेठी को दूर रहा। नड्डा ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने झूठी राजनीति कर सिर्फ अमेठी को गुमराह किया और अपनी राजनीति चमकाई, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार देश में बनी है तब से अमेठी का भी संपूर्ण विकास हुआ है। चुनाव में वोट बटोरते थे, दिल्ली में एयर कंडीशन में जाके बैठ जाते थे और यहाँ के अमेठी के लोगों का हाल अमेठी के लोगों के हाल पर छोड़ जाते थे। क्या ये सच्चाई नहीं है? हाँ या ना में बताओ, क्या ये सच्चाई नहीं है? यही तस्वीर थी कि नहीं थी? बारंबार यही थी कि नहीं थी? आपने एक बार नहीं अनेकों बार गांधी परिवार को चुनाव जिताया और हमेशा अंधकार में रहे। हजारों गांव में बिजली नहीं थी, हजारों गांव में सड़कें नहीं थी। इन राजनेताओं को, इन आकाओं को शर्म नहीं आती थी? सालों साल राज किया, दशकों तक राज किया, देश की कुर्सी पर बैठे रहे और अमेठी अंधेरे में रहा। आज मोदी जी के नेतृत्व में और स्मृति ईरानी जी के अथक प्रयास के कारण अमेठी आज अग्रगणी में पोजीशन में आकर के खड़ा हुआ है। बदलता जो अमेठी है, इसको आप समझिए। खाद्य और नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने बाराबंकी के दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया, जहां उन्होंने दरियाबाद में दुकानों में पहुंचकर बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। इस दौरान राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने ई रिक्शा से वोट मांगते हुए भी वो नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं कुछ लोग मंत्री की सादगी की सराहना भी कर रहे हैं। महाराजगंज लोकसभा सीट के लिए अंतिम चरण यानी 1 जून को मतदान होना है। वहीं नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन हुआ, जिसे कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा नेता शिवपाल यादव ने संबोधित किया। इस दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी झूठ बोलने के साथ ही बेईमान और भ्रष्ट है। प्रधानमंत्री बात करते हैं, हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है। भाई एक इंजन तो फेल हो गई, एक इंजन डिरेल हो गई, अब कहा तुम डबल इंजन की बात करते हो, उससे क्या होगा? लेकिन हमने जो देश को आगे बढ़ाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर जो काम किया, इंदिरा गांधी जी से लेकर जो काम किया, आज तक ये डबल इंजन वाले कुछ नहीं कर सके उनके सामने। बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए, बड़े बड़े बांध बनाए, बड़े बड़े पुल बनाए, इनका काम क्या है? सिर्फ कांग्रेस को गालियां देना। शिवपाल जी सुबह उठते ही वो हमको ही गालियां देते, आपको टीवी में देखते होंगे। सुबह उठते ही राम का नाम कम लेते हैं, कांग्रेस का नाम ज्यादा लेते हैं।
ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ठीक नहीं है, झूठ भी बोलते हैं और झूठ के साथ साथ बहुत बड़े बेईमान भी हैं और बेईमानी करने के साथ साथ भ्रष्ट, बहुत बड़े भ्रष्ट भी हैं। आप लोग देख चुके हैं और किस तरीके से ये संविधान को बदलना चाहते हैं और संविधान की मूल भावना को किस तरीके से बदलना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने नारा दिया था 400 पार। लेकिन हम कहना चाहते हैं जो 4 चरणों में जो चुनाव हुआ है तो उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको बता दिया है कि आप पूरे हिंदुस्तान में 200 से पार नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट रायबरेली में कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे। सचिन पायलट ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत बछरावा विधानसभा से की है, जहां सेहंगो में वोटरों को साधने हुए वो सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार में संस्थाएं कमजोर हो रही हैं और ये चुनाव संविधान बचाने के लिए हो रहा है और रायबरेली में जनता ने राहुल गांधी को जिताने का मन बना लिया। मैं तो आप लोगों से निवेदन भी करता हूं कि आपने देखा है पिछले 10 साल में जो सरकार दिल्ली में है वो भी जनता के वोटों से सरकार बनी है। इन 10 सालों में भाषण बहुत हुए, विज्ञापन बहुत छपे, इश्तिहार बहुत आए, लेकिन इन 10 सालों में जिन बातों को बोलकर सत्ता में आप आए थे, महंगाई कम करने का, बेरोजगारी कम करने का, कालाधन समाप्त करने का, भ्रष्टाचार समाप्त करने का, इन सब मापदंडों पे आप रिपोर्ट कार्ड तो मांग सकते हैं लोकतंत्र में। आज 10 साल इस सरकार में पूर्ण बहुमत की सरकार रही और आज भी प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के नेता कांग्रेस को कोस रहे हैं, नेहरू जी को, इंदिरा जी को, मनमोहन सिंह जी को। अरे 10 सालों में आपने क्या किया, इसका जवाब दीजिएगा। इन 10 सालों में आपने नोटबंदी करी, आपने कहा कि किसान की आमदनी दुगनी होगी, आपने वो नहीं किया। 3 काले कानून बनाए, एक ऐसा जीएसटी लेकर आए जिससे सब लोग आज परेशान हैं। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है घमंड और अहंकार की सरकार को 10 साल होने के बावजूद भी ये 5 साल और मांग रहे हैं और बात कर रहे हैं 2047 की। और इस देश का जो नौजवान फौज में भर्ती होना चाहता है उसको नौकरी देने 4 साल की। सिद्धार्थनगर जिले में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी प्रत्याशी चौधरी अमर सिंह के लिए कई कस्बों में नुक्कड़ सभाएं की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहां मैं 8 महीने पहले आया था, तब 70% कमेटियां तैयार थी। अब मैं दोबारा आया हूं तो 100% कमेटियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं बीजेपी के 400 पार के नारे पर उन्होंने कहा कि नारे तो वो ये भी दे रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या उसमें कुछ सच्चाई है? लगभग जब मैं आया था 6-8 महीने पहले तो 70% हमारी कमेटियाँ तैयार थी। अब जब मैं आया हूँ तो हमारी 100% कमेटियाँ तैयार है। हर बूथ पे, हर सेक्टर पे, विधानसभाओं में हमारे कार्यकर्ता और हमारी भाईचारा कमेटियाँ तैयार है। 3 कमेटियाँ यहाँ हमारे पास है, टीम आर्मी की, आजाद समाज पार्टी और भाईचारा कमेटियाँ। हम मिलकर एक मजबूत चुनाव लड़ेंगे और चौधरी अमर सिंह यहाँ के बहुत परिचित नाम है। उनके परिवार ने क्षेत्रीय खूब सेवा की और सबसे अच्छी बात है कि वो यहाँ के ही प्रत्याशी है। बाकी सब तो बेचारे दूर दूर से अपनी किस्मत बताने आए। लेकिन मुझे भरोसा है कि यहाँ की जनता जो है उनको आशीर्वाद देगी, क्योंकि पहले भी उन्होंने विधायक के रूप में यहाँ सेवा की। कन्नौज में बीजेपी कार्यकर्ता ऋतिक की पिटाई कर पुलिस हिरासत में लेने के मामले में सांसद सुब्रत पाठक और कोतवाल की तकरार हो गई। सांसद ने आरोप लगाया है कि कार्यकर्ता को बिना कारण गिरफ्तार किया गया है। उनका कहना है कि विपक्षों से रिश्वत लेकर बीजेपी को नुकसान पहुंचाया गया है। ऐसे में मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी।
कल कोतवाल का आचरण भ्रष्ट दिखाई पड़ा। हालांकि कई बार से शिकायत आ रही थी, बात बात पर ये पैसा मांगता है लोगों से, लेकिन कल जिस प्रकार का इसका जो भ्रष्ट आचरण दिखा चुनाव में भी कि इसने जानबूझ के भाजपा के बूथों को डिस्टर्ब किया, तो बात आया कि इसने कुछ लोगों से इसने पैसा लेकर मैनेज हुआ है। तो उन्हीं सब चीज़ों से जो साबित हो गया, जब ये भाजपा के बूथों को मैनेज कर रहा है और जो फर्जी मतदान जहाँ पर सपा के लोग कर रहे हैं वहाँ जाता नहीं था, तो उन सब चीज़ों से स्पष्ट हुआ। तो कुल मिलाकर जब इसका आचरण भ्रष्ट है और ये वर्दी पहन कर यदि ये गुंडागर्दी करेगा, तो वर्दी पहन किसी को गुंडागर्दी करने की इजाज़त थोड़ी ना दी जा सकती है। तो जांच तो इसकी कराई जाएगी। हाँ, वही उसी क्रम में तो ये इसने जाके हमारे एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के साथ में जिस अभद्रता के साथ में पेश आया, उसके साथ मारपीट की। तो आप मारपीट करने का तो अधिकार नहीं है किसी को। अगर वो कोई गलत कर रहा है, कहीं कुछ है, आप मुकदमा लिखो, FIR करो, जेल भेजो। मारपीट अगर किसी के साथ करोगे, उसके साथ में उसको उठा के ले आओगे, आप किस मामले में उसको उठा के लेकर आए? कौन सा वो अपने FIR उसके ऊपर की जो आप उसको उठा कर लेकर किसी को इस तरीके से अपमानजनक व्यवहार किसी के साथ थाने में किया जाएगा तो बर्दाश्त थोड़े होगा। तभी तो मैंने कहा ना कि पुलिस की वर्दी पहन के किसी को गुंडागर्दी का कोई लाइसेंस थोड़ा ना मिल जाता है कि वर्दी पहन के कोई गुंडागर्दी करेगा आम आदमी के साथ। सिद्धार्थनगर जिले में एक विदेशी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास न तो ओरिजिनल पासपोर्ट मिला और न ही वीजा मिला। पुलिस का शक गहराया तो उसके मोबाइल की जांच की गई, जिसमें हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। पकड़े गए चीनी नागरिक के चीनी जासूस होने की आशंका है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वो चीनी सेना के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़ा हुआ है, जो कि कई दिनों से सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बहराइच और अयोध्या के कई स्थानों की रैकी कर रहा था। इससे पहले चीनी नागरिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी जा चुका है। जनपद सिद्धार्थनगर में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में थाना मोहाना की टीम व SSB की टीम के संयुक्त ऑपरेशन में लीला डिहवा बॉर्डर, जो मोहाना थाना अंतर्गत आता है, उस बॉर्डर पे एक चाइनीज व्यक्ति जो भारतीय सीमा में बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के भ्रमण कर रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उसके पास कुछ अमेरिकन डॉलर, रुपए, कुछ नेपाली तथा एक अदद मोबाइल बरामद हुआ है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम योन फेन धाउ व जैनसो चाइना का रहने वाला है। उसके इस कृत्य के आधार पर थाना मोहाना पर मुकदमा संख्या 87/24 धारा 14A विदेशी अधिनियम 1946 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद विधिक कार्रवाई करते हुए उसे माननीय न्यायालय रवाना किया गया। हमीरपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत 4 आरोपियों की करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस ने अवैध तरीके से अर्जित की गई 5,04,34,556 रुपए की संपत्ति कुर्क की है। साथ ही पुलिस ने नोटिस चस्पाकर इलाके में मुनादी कराई। पूरा मामला सुमेरपुर थाना कस्बे का है। थाना सुमेरपुर में 473/23 मुकदमा प्राप्त संख्या 3/1 यूपी गैंगस्टर एक्ट में पंजीकृत हुआ था। इसमें 4 अभियुक्तों के खिलाफ जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कुर्की का आदेश पारित कर दिया गया था 9 मई को। उसी आदेश की कुर्की के तहत हम लोग जो है कार्रवाई कर रहे हैं। टोटल 5 करोड़ से अधिक संपत्ति है। 5,04,34,556 बदायूं के कादर चौक थाना क्षेत्र के कुढ़ा शाहपुर गांव के पास तेज रफ्तार इको कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जहां हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच शुरू कर दी है। इन्होंने कहा अब हम लेके चल रहे हैं, हम खुद चला लेते गाड़ी, तो हम ले चलो, कोई बात ना है। तो ये क्या नाम है इनका? अनिल। पिताजी का क्या नाम है? कहते तो गप्पू नाम कुछ और भी है, वो बताया था, अभी फोन पे ध्यान नहीं है। उम्र कितनी होगी? उम्र 22-23-24 साल तो होगी। 24 साल उम्र है। और जैसे आपकी गाड़ी में कितनी सवारियां बैठी थी? 5 सवारी थी, 4 जने हम थे, एक चला रहे बस, एक इनका लड़का था, बच्चा छोटा था। मैनपुरी के शहर कोतवाली में सिलेंडर में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में समाजसेवी शकुंतला लोधी और उनका नाती बुरी तरह झुलस गया। बताया जा रहा है कि घर में खाना बनाते समय यह हादसा हुआ। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अरे मम्मी सिलेंडर लाई और वो नीचे लेके चली गई।
और फिर उन्होंने मेरे बेटे को बुलाया कि चलो वहाँ पे वो लगा दो चल के सिलेंडर। तो मेरा बच्चा चला गया सिलेंडर लगाने। वो पहले से लीक हो रहा था, अभी अभी जस्ट लाई थी आध घंटे पहले, और वो लीक हो रहा था, उन्होंने चलाई और ब्लास्ट हो गया। अच्छा, कितनी चोट लगी, कितना घायल हुए? वो तो आप देख ही सकते हो। क्या नाम क्या था माताजी का? शकुंतला लोधी, किसी मोहल्ले की घटना है? तिला वजीरिया, रानी मैनपुरी।